हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर जो क्लास 8th के लिए और साथ ही साथ सीएम श्री के बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसके अंदर हम पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो दोस्त है हमारे, कैसे वो दुश्मन है। पहली चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक है, सबसे पहली चीज ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, तो अभी बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कह के बुलाते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है, वो जीव हैं, वो जानवर हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा। तुम इतना छोटा समझ सकते हो कि उसको हम अपने नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते। ठीक है, हमें कुछ चाहिए होगा जिसकी वजह से वो दिख जाए। अब क्योंकि बहुत छोटी है साइज में, तो हमें चाहिए क्या इसको देखने के लिए। साइंटिस्ट ने पता कैसे लगाया कि हमारी दुनिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम की चीज है। वो पता लगाने के लिए उन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल करे। पहला चीज था मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जो तुम देखते हो ऐसे करके जाता नहीं है कांच पे, ठीक है, ऐसे करके जो देखते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद माइक्रोस्कोप, ठीक है, ताकि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकें। इसलिए हमें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें बहुत ज्यादा काम रहता है, तो इसलिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट आता है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, फिर दूसरा फंगी, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा एल्गी। अच्छा, इन चारों का नाम अलग अलग है, ऐसा क्यों रखे? बैक्टीरिया का नाम अलग से इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो सेल है, सेल जानते हो ना कि मतलब किसी जानवर का सबसे छोटी इकाई जिससे वो बन रखा है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो भी एक सेल से बना है। उस सेल के किनारे किनारे रिजिड बॉडी बहुत होती है। रिजिड बॉडी का मतलब जैसे एक अंडा होता है, सेल जो होता है वो भी एक सेल कहलाएगा। वो जो अंडा होता है उसके किनारे किनारे बहुत ज्यादा रिजिड बॉडी होती है। जानते हो ना कितना कठोर होता है सफेद कलर का, तो वैसे इसके रिजिड बॉडी होती है, इसका नाम दे रखा है साइनोबैक्टीरिया। बाकियों की रिजिड बॉडी नहीं होती है। फंगी का नाम किस लिए अलग करें? फंगी का नाम इसलिए अलग करें क्योंकि ये डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज का मतलब चीजों को खाता है और सड़ा देता है, गला देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यीस्ट है, इसका एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया है। इसके बारे में भी तुम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। प्रोटोजोआ मूव कर सकता है, मतलब ये हिलने की ताकत रखता है। ये सब बाकी सब हिल नहीं पाते हैं, ये हिल सकता है एक जगह से दूसरी जगह। बैक्टीरिया की कहीं कहीं हद तक हिल जाता है, बट प्रोटोजोआ ज्यादातर मूव करते हैं, गिरते हैं, जिसका एग्जाम्पल तुम्हारा अमीबा है। ठीक है, एल्गी जो है, एल्गी के पास एक ताकत होती है फोटोसिंथेसिस करने की, इस वजह से इसको एक अलग नाम दे दिया एल्गी। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, इसलिए हमने इन सबको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट के बारे में तुम आगे पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे जो हमने अभी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट बचता है, उसके अंदर ये है कि वायरस क्या है। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि जो वायरस है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है उसी के अंदर वो अपना जनसंख्या बढ़ाता है, वहीं पर ही पैदा होता है, वहीं पर ही बड़ा होता है। मतलब जैसे कोरोना वायरस, बाहर कुछ नहीं हो रहा कोरोना वायरस का, जब शरीर के अंदर आ रहा है, किसी ने छींका तो वहां से जो वायरस है किसी दूसरे इंसान के अंदर गया, तो उस दूसरे इंसान के अंदर वो कोरोना वायरस थोड़ा सा ही आया था, बट वो धीरे 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 बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में वायरस रहते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म जाता है और वहीं पर रिप्रोड्यूस करता है। ऐसे समझ सकते हो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रहता है और बाहर नहीं रहता है, मतलब बाहर नॉन लिविंग, अंदर लिविंग। वायरस तो समझ में आ गया कहाँ रहते हैं। अब हमें ये समझना है कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी कहाँ रहते हैं। आंसर है कि बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं, ज्यादातर फ्रिज में, गर्मी में, ठंडी में, उबलते हुए पानी में भी। ठीक है, यहाँ तक कि चांद तक भी मिलते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह पाए जाते हैं, एक भी जगह तुम छोड़ नहीं सकते हो जहाँ पे पाए ना जाते हो। जहाँ सूखा पड़ा है रेगिस्तान वहां पे भी, जहाँ एकदम बर्फबारी पड़ रही है, जहाँ कोई नहीं रह पाता है वहां पे भी, तो हर जगह ये रहते हैं। अब बात करते हैं ये हमारे दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड कैसे हैं। तो फ्रेंड बनने के क्या क्या तरीके हैं, फ्रेंड बनने के क्या क्या तरीके हैं? तो 4 तरीके में मैं 4-5 तरीके लिख रखा हूँ। देखो, पहली चीज, पहले ये इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, मतलब जो वातावरण होता है उसको शुद्ध बनाता है। कैसे? जैसे कहीं कूड़ा कचरा रखा है, वो कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि उसको डिकम्पोज कर जाते हैं। डिकम्पोज किसे कहते हैं? कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को
मैन्योर में, खाद में बदल देना डिकम्पोजिशन कहलाता है। बड़ा स्मेली सा वेस्ट होता है और ये स्मेली सा वेस्ट इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है और इसीलिए ये डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। नेक्स्ट दूसरा कारण ये है हमारे लिए दोस्त ऐसे बन जाता है क्योंकि ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है? कुछ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस जानते ही होंगे, हमारे हवा में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे नाइट्रोजन गैस रहती है। उस नाइट्रोजन गैस को ये बैक्टीरिया, ये फिक्सर कहाँ लेकर आते? मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि उसके अंदर अब नाइट्रोजन जैसा न्यूट्रिएंट्स मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स। जो दही खाते हो, दही लगभग हर खाने में डाला जाता है। तीसरा है यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, यानी दही को बनने के लिए भी किसी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो दही बनने में हेल्प करता है। अगला आता है चौथा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दोस्ती चीज बनाने के लिए, पिकल्स बनाने, मतलब अचार और चीज जो पिज्जा में बढ़ता रहता है सफेद कलर का चीज और पिकल्स यानी अचार, इन दोनों को भी बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ है। ठीक है, और लास्ट बचता भटूरा और रवा इडली, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो तुमने पढ़ रखे थे फंगी में तुमने पढ़ रखे थे यीस्ट, वो यीस्ट भटूरे और रवा इडली को बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी डाउट आता है कि जो इतना छोटा सा जो यीस्ट है, इतना छोटा सा जो यीस्ट है वो भटूरे बनाने में कैसे हेल्प करता है? भटूरे बनाने में कैसे हेल्प करता है? एनसीईआरटी में तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर एक कटोरी में मैदा लेते हैं और उसके अंदर ये पानी डालते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा ये यीस्ट डाल देते हैं। समझ में आया? कुछ देर बाद क्या होता है, कम से कम आधे घंटे बाद ये जो बर्तन होता है, इस बर्तन के ऊपर ये सूजी पूरा फूला मिलता है। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि जो यीस्ट यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ पानी चला गया। पानी को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, H2O बोलते हैं ना पानी को, याद रख लेना H2O बोलते हैं पानी को। तो पानी को इस यीस्ट के साथ मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, गैस बनता है। ठीक है, ये क्या है? गैस है। अब ये गैस यहाँ पे बनी, मैदा था, मैदा में पानी डाले, यीस्ट डाले, यीस्ट और पानी दोनों मिलकर क्या बनाए? CO2। किसके अंदर? मैदे के अंदर। उस मैदे के अंदर तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये गैस इसके अंदर ट्रैप हो गई और फंस गई क्योंकि मैदा जो है इतनी जल्दी आसानी से गैस बाहर निकलने नहीं देगा। इससे ये हुआ कि ये पूरा फूल गया। ठीक है, ये पूरा फूल गया और यहीं से तुम्हारा भटूरा बनता है। अगर उसको तुम तोड़ोगे तो फूला फूला दिखेगा। यहाँ से तुम्हारा भटूरा बनता है। ये होता है यीस्ट का काम, वो कैसे भटूरा बना देता है। यीस्ट का एक और यूज है कमर्शियल यूज यानी पैसे कमाने के लिए। क्या क्या बनाते हैं? एसिटिक एसिड यानी विनेगर, वाइन मतलब दारू, और अल्कोहल। तो ये जितना चीज है ये कमर्शियल यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये बनता कैसे? आप यीस्ट से, ठीक है, यीस्ट जो है उसका खाना शुगर है, तो यीस्ट को इस खाने के ऊपर उगाया जाता है, मतलब इस खाने के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि तुम एक काम करो, जो ग्रेन्स है ना, जो गेहूं है, चावल है, जितने भी अनाज है, उन अनाज के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, जो चीनी है, चीनी मतलब वाला चीनी नहीं जो घर पे लेके जाते, घर वाला चीनी नहीं, चीनी काफी सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे फलों के अंदर अलग चीनी रहती है, गेहूं के अंदर अलग टाइप की चीनी रहेगी, चावल के अंदर अलग टाइप की चीनी रहेगी, प्योर चावल प्योर गेहूं की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके अंदर जो शुगर होता है वो उनके लिए खाने का रूप करता है। तो यीस्ट और शुगर, ये दोनों, और शुगर ऐसा नहीं जो तुम्हारे घर पे मैंने बताया ना, ये नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल। तो यीस्ट और शुगर जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो धमाल मचा देते हैं। क्या धमाल मचाते हैं? देखो यहाँ पे, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे और अल्कोहल भी बना देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके भटूरे में यूज हो रहा था, डो बनाने के लिए यूज हो रहा था, लेकिन जो अल्कोहल है वो अल्कोहल से अल्कोहल भी बन जाता है, दारू भी बन जाता है और विनेगर भी बन जाता है। समझ में आया? इस अल्कोहल से तीनों चीजें बनती हैं। अच्छा, ये प्रोसेस का नाम क्या है? तो इन सबको एक शब्द में हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इस फर्मेंटेशन को
लुईस पास्चर नाम के एक आदमी ने डिस्कवर करा। इन्होंने डिस्कवर करा 1857 में, सन 1857 को लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर करा। फर्मेंटेशन का मतलब ये है यीस्ट को शुगर के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है, और इसी अल्कोहल से आपका अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनता है। तो अब हमें पढ़ना है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल यूज ये है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है तो वो बीमार किस लिए पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक माइक्रोब घुस चुका है, या बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस चुका है जो उसके अंदर डिसीज बना रहा है, बीमारी बना रहा है, इसलिए वो इंसान बीमार पड़ता है। वो माइक्रोब्स चाहे वायरस हो सकते हैं, चाहे बाकी वो चार हो सकते हैं जो हमने पढ़े थे। तो ये मेडिकल यूज जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो होता है एंटीबायोटिक्स में। साथ ही साथ अभी पढ़ेंगे वैक्सीन भी। बाकी एंटीबायोटिक्स में काफी यूज होता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या चीज है? एक ऐसी ये मेडिसिन है, ये एक ऐसे मेडिसिन है, एक ऐसी दवाई है जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए दुश्मन का काम कर रहे हैं, डिसीज कॉजिंग है, उनके ग्रोथ को या तो किल कर देती है, मार देती है, खत्म कर देती है, या स्टॉप कर देती है, मतलब रोक देती है वहीं। ठीक है, ठीक है। ये बनता है किससे? ये बनते हैं फंगी या बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक से एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन। ये सारे जो है, ये सारे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। ये डिसीज को क्योर करते हैं, आराम करते हैं, ठीक कर देते हैं। समझ में आया? ये होता है एंटीबायोटिक्स। इंसान ही नहीं लेते, जानवर भी लेते हैं। तो क्या जानवर को टैबलेट्स देते हैं या इंजेक्शन देते हैं? नहीं, उनको उनके खाने में जो वो फीड करते हैं, फीड मतलब खाना, जो खाना खाते हैं उस समय एंटीबायोटिक्स को हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, किसके? उन लाइव स्टॉक, वो जानवर या पोल्ट्री जिसका हम फार्मिंग कर रहे हैं जानवरों का। ठीक है, जो हमने एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ा था। तो लाइव स्टॉक या पोल्ट्री के खाने में एंटीबायोटिक्स को मिक्स करते हैं ताकि हम पता कर सकें कि उस जानवर के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। अब समझना ये है कि जो भी तुम एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, उस एंटीबायोटिक्स को यूं ही खा लेना है कि बुखार आ गया पैरासिटामोल खा लो। तो ऐसा तो एंटीबायोटिक्स के साथ भी होता है? नहीं। एंटीबायोटिक्स जो होता है उसको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से लेना चाहिए, यानी वो डॉक्टर जो क्वालिफाइड है। समझ में आया? वो डॉक्टर जो क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उससे तुम जाके इसके बारे में बात कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स लेने के बारे में। और साथ ही साथ जितना डॉक्टर ने बोला है वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए, वो कोर्स तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी किसी से भी किसी की भी एडवाइस से एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं करना चाहिए। इसका कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। 7 दिन खाने हैं कि 5 दिन खाने कि 3 दिन खाने, ये सलाह क्वालिफाइड डॉक्टर ही देंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर वैसा नहीं करे तो क्या असर देखने को मिलेगा? वो जो एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक तुम्हारे लिए ड्रग बन जाएगा। और ये जो ड्रग है ये तो नुकसान करता है तुम्हें। कैसे बन गए ये ड्रग? ध्यान से देखो, ये जो एंटीबायोटिक जब ज्यादा हो जाएंगे तो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो हमारे लिए बैक्टीरिया डिसीज कॉज कर रहे हैं, ये तो खत्म हो ही जाएंगे। साथ ही साथ जो अच्छे अच्छे हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं उनको भी खत्म कर देगा। मतलब जो यूजफुल बैक्टीरिया रहेंगे उनको भी ये खत्म कर देगा। यूजफुल जो माइक्रोब्स रहेंगे उनको भी ये खत्म कर देगा। ध्यान से सुनो, ठीक है? तो इस वजह से ये ड्रग बन जाएगा, इस वजह से ये ड्रग बन जाएगा। और आगे जब तुम इसको दोबारा लेने की ट्राई करोगे तो ये काम हो सकता है ना करे तुम्हारे शरीर के ऊपर, या जो भी इसको कंज्यूम कर रहा है, जो भी इसको खा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स उन 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करता है। कौन से 4? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, इन 4 पे काम करता है, बल्कि वायरस पे ये लेस इफेक्टिव होता है। मतलब ये कम काम करता है इसके ऊपर, वायरस के ऊपर। इसके लिए हमने वैक्सीन बना रखे हैं, वायरस को ट्रीट करने के लिए अलग से वैक्सीन बना रखे हैं। कोरोना जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में घुस गया, शरीर में घुसेगा तो क्या होगा? शरीर इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगी। अब ये जो आदमी है ये कोरोना वायरस को इन्वेडर समझेगा। इसको नहीं मतलब ये कोरोना वायरस है, टीबी है, खांसी है, जुकाम है, नहीं पता। इसके अंदर के जो सेल हैं, जितने भी इसके अंदर की कोशिकाएं हैं,
वो सब यही सोचेंगे कि इन्वेडर है। क्या है? इन्वेडर, बाहर से कोई आया है, ठीक है। तो वो वाले इन्वेडर यहाँ पे है। तो ये आदमी के अंदर जो ब्लड की नसें होंगी, खून की जो नसें होंगी, उस नस के अंदर ये घुसेगा। घुसने के बाद इस आदमी के शरीर ने सुटेबल फौज छोड़ दिया। सुटेबल फौज मतलब लड़ने के लिए फौज ही छोड़ दिया कि जाओ तुम लड़ो। उसके अंदर के जितने सेल थे ना, सारे सेल का अलग अलग काम होता है। तो एक सेल ने क्या काम करा, ऑर्डर दे दिया कि चलो अब हम सब लड़ने चलते हैं, कोरोना वायरस आ रहा है शरीर के अंदर। शरीर के अंदर कोरोना वायरस आया, वो सुटेबल फौज रिलीज कर दिए। इसको क्या कहते हैं? इसका हमने अलग से साइंस में नाम दे दिया एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी इसका नाम दिया। एंटीबॉडी वो फौज है जो इन्वेडर से क्या करती है, लड़ाई। कोरोना इधर आ रहा है, एंटीबॉडीज इधर जा रही है, उनकी क्या हुई, लड़ाई। जो जीतेगा वो वहां पे टिक जाएगा। अगर कोरोना वायरस जीता, इंसान बीमार। अगर कोरोना वायरस हार गया तो इंसान दोबारा हेल्थी हो जाएगा, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंटीबॉडी हमारी ताकतवर कब बनी, क्योंकि हमें बीमार थोड़ी ना पड़ना है, हमें सीधे खड़े रहना है। तो एंटीबॉडी तब हमारी बहुत अच्छी बनती है जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो, कि हम खा पी रहे हैं कि नहीं खा पी रहे ढंग से, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सारी चीजें इम्यून सिस्टम को ही ढंग से बताती है। इसलिए मम्मी बोलती है फ्रूट्स खाया करो, वेजिटेबल्स खाया करो, ताकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम बना रहे। इम्यून सिस्टम बना रहेगा तभी तो तुम बने रहोगे, ठीक है। फाइट करा, फाइट करने के बाद होगा क्या, हमारा एंटीबॉडीज जीतना चाहिए। जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। जैसे स्मॉल पॉक्स होता था, एक बीमारी होता है, उस स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो एडवर्ड जेलर ने 1798 को डिस्कवर करे थे। वैक्सीन का खोज सबसे पहले एडवर्ड जेलर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स का करे थे। तो वहां पे सरकार ने पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च करा, जिसके अंदर बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पड़ते थे। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्रंट वाला पार्ट पढ़ के खत्म कर चुके। अब हमारा फोए वाला पार्ट बचता है। फोए यानी दुश्मन। दुश्मनों के एक अलग नाम दे दिया हमने, ठीक है। अलग नाम, एकदम अलग नाम। क्या नाम? कि ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं। डिसीज यानी बीमारी। क्या? बीमारी। जब इंसान ईज यानी इजी से ना रह पाए तो उसको डिसीज कहते हैं। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको पैथोजन कह के हम बुलाते हैं, ठीक है। पैथोजन नाम किसका? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को कॉज करते हैं, डिसीज को फैलाते हैं, डिसीज बनाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है पैथोजन, या बोले तो माइक्रोब्स का नाम है पैथोजन। अगला आता है डिसीज। डिसीज फैलता कैसे है? पहली चीज तो एक डिसीज वो होती है जो अपने आप हो जाती है। बारिश हो गया, सर्दी पड़ गई, ऐसे डिसीज को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। लेकिन अगर डिसीज हवा के द्वारा, मान लो सामने कोई एक हेल्दी पर्सन है और यहाँ पे एक इन्फेक्टेड हेल्दी पर्सन है और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन, ये बीमार है और ये वाला जो है बहुत हेल्दी है, ओके है एकदम, ठीक है। तो ये जो बीमार आदमी है जब ये छींकेगा या खांसेगा तो यहाँ से उस छींक के अंदर जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे, जितने भी वायरस हो सकता है, वो सारे इस हेल्दी पर्सन के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो अच्छा आदमी था, ओके ओके सा आदमी था, वो इस बीमार आदमी की वजह से बीमार हो जाता है, ठीक है। हेल्दी इंसान बीमार हो जाता है किसके द्वारा? एयर के द्वारा। या कभी इसका जूठा पानी इसने पी लिया तो क्या होगा? तो पानी की वजह से फैल जाएगा। कभी इसका जूठा खाना खा लिया तो क्या होगा? फूड की वजह से हो जाएगा। क्या कर दिया? कभी इसके साथ सो गया, काम कर रहा है, हाथ मिला रहा है, जैसे कोरोना वायरस में क्या कर रहे हैं, हाथ मिलाना मना था, 2-2 फीट की दूरी बनानी थी। तो वैसे ही यहाँ फिजिकल कांटेक्ट से भी अगर कोई बीमारी होती है तो उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहेंगे। तो हवा, वाटर, फूड, खाना या फिर फिजिकल कांटेक्ट यानी किसी के साथ टच करके फैल जाए, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल है कोलेरा। कोलेरा एक बीमारी होती है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड यानी जो खांसी होता है। चिकन पॉक्स जो चेचक, और टीबी जो खांसी वाला रहता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। जबकि तो थोड़ी शूटिंग में दिक्कत आ गई है, तो यहाँ देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस को कैरी करते हैं उन्हें कैरियर कहते हैं। इस कैरियर के एग्जाम्पल मॉस्किटोज है, फ्लाइज है। फ्लाइज यानी वो मक्खियाँ जो हमारे खाने के ऊपर आ जाती है। कौन से खाने? जो अनकवर्ड होते हैं, यानी जो ढके नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जो मलेरिया वाला
मलेरिया वाला डिसीज होता है वो प्लाज्मोडियम नामक एक पैथोजन से होता है। और वो पैथोजन को कौन कैरी करता है? उस पैथोजन को कैरी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो करती है। डेंगू वायरस जो होता है वो भी एक पैथोजन है जो कौन कैरी करता है? फीमेल एडिस मॉस्किटो। ध्यान रखेंगे सभी ये बात करें तो इस एनसीईआरटी वाले टेबल में, तो ट्यूबरक्लोसिस एक ह्यूमन डिसीज है जो किसी बैक्टीरिया से होता है। क्या ट्रांसमिशन मोड रहता है इसका? एयर रहता है, ठीक है। मीसल्स जो होता है वो वायरस से होता है, हवा के जरिए फैलता है। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से होता है और हवा से या किसी कांटेक्ट से, किसी के हाथ उथ मिलाने से फैल सकता है। पोलियो एक वायरस है जो हवा और पानी के द्वारा फैलता है। पोलियो एक डिसीज है जो किसी वायरस से होता है और ये एयर और वाटर से होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि प्रिवेंशन क्या करना चाहिए? जो पेशेंट है ना उसको आइसोलेट करना होता है, उसको अलग। आइसोलेशन का मतलब यह है कि इसको बाहर की दुनिया से अलग रखना है और इसके पर्सनल बिलोंगिंग को अलग करना है। जैसे कोरोना वायरस आया था तो सारे के सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो पेशेंट से अलग हो गए थे। सेम सिचुएशन यहाँ देखने को मिलता है। और इनको वैक्सीनेशन देनी चाहिए सही समय पर, सुटेबल एज देख के, ठीक है। सही समय पर इनको वैक्सीनेशन मिलने चाहिए। बात करें दूसरे डिसीजेस की, जैसे कोलेरा और टाइफाइड। कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, वाटर और फूड के द्वारा ये फैलता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो वाटर के द्वारा फैलता है, ठीक है। और ये जो है प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगेन पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है और सैनिटरी हैबिट्स को, यानी हाथ धोना है अच्छे से, और जहाँ भी तुम जा रहे हो सैनिटाइज करके जाओ। ये जो भी चीज़ें तुम्हारा हाइजीन में आ जाता है, नहाने धोने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और जो कुक्ड फूड है, जो पका हुआ खाना है, उसको सही से खाना चाहिए और रखना भी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि उसको हमने खुले में रख रखे हैं, मक्खियां उसको इधर उधर कर रही है, नहीं। उसको आपको सही से प्रॉपरली कंज्यूम करना है। और जो भी आप पानी पियोगे उस पानी को आपको बॉईल करके पीना है, ध्यान रखेंगे। अगला बीमारी आता है हेपेटाइटिस। ये एक वायरस से होता है जो वाटर के जरिए फैलता है। इसके लिए एक ही मेजर है कि साफ पानी आप पीजिए। साफ पानी कौन से होते हैं? उबले हुए पानी, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो भी एक ह्यूमन डिसीज है जो प्रोटोजोआ से फैलता है और ये मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी मलेरिया के बारे में। तो पहली चीज तो मॉस्किटो के नेट इस्तेमाल करा करो, यानी मच्छरदानी इस्तेमाल करा करो, रेपेलेंट्स इस्तेमाल करा करो, स्प्रे इस्तेमाल करा करो। और जितने भी मॉस्किटो जहाँ जहाँ ब्रीड करते हैं, जहाँ जहाँ पैदा पैदा होते हैं, जहाँ जहाँ पानी रहता है वहां तुम्हें पानी इकट्ठा नहीं होने देना सराउंडिंग में। इससे होगा क्या कि मॉस्किटो जो होंगे वो ब्रीड नहीं करेंगे तो प्रोटोजोआ नहीं फैलेंगे। प्रोटोजोआ याद है ना, प्लाज्मोडियम। और वो जो प्रोटोजोआ से मलेरिया नहीं फैलेगा। ये था तुम्हारा कॉमन ह्यूमन डिसीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तुम्हारा टेबल 2.1 है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एनिमल्स में कैसे डिसीजेस होते हैं? एनिमल्स में एक खतरनाक डिसीज था एंथ्रेक्स, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये ह्यूमन और कैटल कैटल यानी जितने भी गाय, भेड़, बकरी, इन सब के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था। साथ ही साथ ह्यूमन के लिए भी बहुत बड़ा डेंजरस बीमारी था। और इनके में एक फुट एंड माउथ डिसीज होता था जो वायरस के द्वारा होता है। बात करते हैं एंथ्रेक्स की, तो एंथ्रेक्स एक बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है जो एंथ्रेक्स डिसीज फैलाता है। इस बैक्टीरिया को रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर करे थे। अगला बात आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में कैसे डिसीज कॉज करते हैं। तो काफी सारे डिसीज होते हैं प्लांट्स के अंदर। यहाँ भी आपको टेबल बना बनाया मिल जाता होगा एनसीईआरटी में, जिसके अंदर सबसे पहले आपको प्लांट डिसीज के बारे में दिया है, जैसे सिट्रस कैंकर। ये जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एयर के द्वारा फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगी के द्वारा होता है और एयर एंड सीड के द्वारा। ये दूसरी बीमारी आती है रस्ट ऑफ व्हीट। दूसरी बीमारी आती है रस्ट ऑफ व्हीट जो फंगी से फैलता है और ये एयर एंड सीड के मीडियम में बहुत ज्यादा फैलता है, यानी हवा से इधर उधर जाता है या फिर बीज में एक जगह से दूसरी जगह ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है।
येलो वीन मोसिके ऑफ द भिंडी, यानी भिंडी को बोलते हैं ओकरा, ये वायरस से होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? कैरियर है, उस कैरियर का नाम है इंसेक्ट, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बीमारी लेके जाने वाला। तो ये थे सारी चीजें जो प्लांट्स के अंदर डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ स्पेशल केमिकल्स का यूज करके जो इन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी है जो किसी फूड के पॉइजन होने पे होता है, यानी कोई खाना है, वो खाना जहरीला हो गया और किसी इंसान ने खा लिया और वो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गया, तो उस केस को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे होता है वोमिटिंग, यानी उल्टी होता है, दस्त होता है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो फूड है पॉइजन कैसे होता है, ये जो खाना है ये खराब कैसे होता है? ये खराब होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और जब ग्रो करते हैं तो उनका टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ जाएगा? खाने के ऊपर ही जाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस यानी ऑक्सीजन लिए, खाना खाए, खाना बनाए, तो जो छोड़ेंगे वो तो खाने के ऊपर ही रहेगा, वही इसका टॉक्सिक चीज है। और वही टॉक्सिक, वही पॉइजनस चीज हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, जो लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। तो जब फूड पॉइजनिंग हो रहा है तो इसके हम प्रिवेंशन भी देख सकते हैं। पहला प्रिवेंशन है कि हमें पहली चीज तो घर के अंदर हमें काफी सारी ऐसी चीजें मिल जाती है जिसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला प्रिवेंशन है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है? कि हम खाने में केमिकल्स मिलाते हैं, जैसे सॉल्ट या एडिबल ऑयल्स हैं, ठीक है, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को बंद कर सकें या रोक सकें। और इनको हम प्रिजर्वेटिव के नाम से बोलते हैं। इन केमिकल्स का नाम क्या है? प्रिजर्वेटिव्स। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये ज्यादातर कहाँ आते यूज होते हैं? ये अचार में यूज होते हैं, जैम में यूज होते हैं, स्क्वैशेस में यूज होते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये खाना खराब हो गया है। अब खाना खराब होता है तो हमें अच्छा कुछ और ही दिख जाता है कि अच्छा ये खराब हो गया, यहाँ पे ये आ गया, वो आ गया। वो हमें इन प्रिजर्वेटिव के होने से ही पता चलता है। अगर ये प्रिजर्वेटिव ना हो तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये फूड पॉइजनिंग है कि नहीं है। अगला आता है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। जब भी कभी घर में मीट बन रहा होता है या फिश बन रहा होता है, या तो फिर कभी कुछ चीज ऐसा बन रहा होता है जैसे आंवला, कच्चा आम, या फिर टर्माइट, या मतलब इमली, अगर ऐसी कुछ चीजें बन रही हैं तो उसके अंदर हम ड्राई सॉल्ट मिला के रख देते हैं। ड्राई सॉल्ट, सूखा नमक मिलाने से ये होता है कि उसके अंदर की नमी चली जाती है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नहीं पनपते हैं। अगला, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी से कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं? चीनी जो होता है वो जैम, जेली और स्क्वैशेस में लगाए जाते हैं ताकि शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस कर सके। तुम्हें पता होगा चीनी पानी को खींचता है, तो वैसे ही जैम, जेली और स्क्वैशेस में पानी को खींचेगा, और जब पानी को खींचेगा तो वहां पे बैक्टीरिया को रहने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। हम तेल और विनेगर से कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता होगा कि जब मम्मी अचार बनाती है उस अचार में हम ऑयल और विनेगर मिलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है, एक ऐसा जगह बना देता है बैक्टीरिया के लिए जहां बैक्टीरिया रह नहीं पाता है। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गए, मीट हो गए, इन सबको हम ऑयल के अंदर रखते हैं। जब भी खाना बनता होगा तो ऑयल उसके अंदर जरूर जाता होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में तुमको ये पूछा जा सकता है कि हम, अगला टॉपिक आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम जैसे दूध जो होता है, इसके अंदर दूध का एग्जांपल दे रखा है, हम दूध को पहले थोड़ा हीट करेंगे, पहले थोड़ा हीट करेंगे देन कोल्ड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, तो पहले मिल्क को हम हीट करेंगे लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक, लगभग 15 से 30 सेकेंड तक, और उसको तुरंत हम चिल कर देंगे, ठंडा कर देंगे और स्टोर कर देंगे। ऐसा करने से जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो प्रिवेंट हो जाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है, ग्रोथ अब नहीं हो पाती उससे आगे। इससे होता ये है कि अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम पाश्चराइजेशन कहते हैं, जिसको लुइस पाश्चर ने खोजा था। स्टोरेज एंड पैकेजिंग।
स्टोरेज एंड पैकिंग में क्या होता है कि आजकल जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, उनको एयर टाइट पैकेट्स में प्रिवेंट करते हैं। एयर टाइट यानी या तो हम उसको वैक्यूम बंद कर देते हैं, उसके अंदर से हवा ही निकाल देते हैं, या तो फिर हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डालते हैं, तब जाके ये स्टोरेज एंड पैकेजिंग काम में आता है। तो या तो गैस निकाल लो या तो नाइट्रोजन गैस डाल लो, जिसकी वजह से तुम्हारा फूड जो है वो पॉइजन नहीं होगा। जैसे चिप्स के पैकेट, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था पीछे, उस वर्ड का नाम था तुम्हारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स याद हो तो ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते थे, यानी बोले तो कि वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन मिलाते थे। तो वैसे जो बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल है राइजोबियम, तो वैसे जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर फिक्स करते हैं, मिलाते हैं। किसके मिट्टी के अंदर? जो ल्यूमिगिनस प्लांट्स होते हैं। ल्यूमिगिनस प्लांट यानी जिसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं ज़्यादातर, जैसे पल्सेस, पल्सेस दाल हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो राइजोबियम है वो रहता है, लिव, ये दोनों शब्द अलग अलग है, इन्होंने मिला के लिख दिए हैं। तो राइजोबियम रहता है लेम्यूगिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के अंदर। रूट नोड्यूल्स क्या होता है? रूट नोड्यूल्स मतलब है कि जो जड़ होता है उस जड़ के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स टाइप के होते हैं, उनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। तो उसके अंदर लेम्यूगिनस प्लांट्स रहते हैं और क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि लेम्यूगिनस प्लांट बोल रहा है कि एक काम करो तुम मेरे जड़ के अंदर रहो, और राइजोबियम बोल रहा है कि एक काम करो तुम मेरे से नाइट्रोजन ले लो। तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये किसी रिलेशनशिप में तो रह रहे हैं, उस रिलेशनशिप का नाम होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। मतलब जो राइजोबियम है, राइजोबियम नाइट्रोजन लेकर आए मिट्टी में, और वो मिट्टी लेम्यूगिनस प्लांट ने खाए, और खाने के बाद प्रोटीन बनाए, और वो प्रोटीन बन गया। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल तो, नाइट्रोजन तो कम होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, लगभग 78% होता है नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में। तो नाइट्रोजन, पहले ये समझते हैं नाइट्रोजन है क्या। नाइट्रोजन वो गैस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी कंस्टिट्यूएंट को बनाने के लिए काम में आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन जिन चीज़ों से बन रखा है वो चीज़ को कंस्टिट्यूएंट बोल देंगे, और वो सारी चीज़ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन्हीं सबसे कहीं ना कहीं बने, ठीक है। हम भी कहीं ना कहीं तो न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन इन्हीं सबसे ही बने हैं। प्लांट्स के अंदर थोड़ा क्लोरोफिल ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन करती है। नाइट्रोजन वो गैस है जो हमें लिविंग होने को बोलती है। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट तो प्लांट्स और एनिमल्स खा नहीं पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से ही तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये सारी चीज़ें पाने के लिए एनिमल्स को नाइट्रोजन चाहिए, बट एनिमल्स तो डायरेक्ट या प्लांट्स तो डायरेक्ट ले नहीं सकते हैं। इनको लेने के लिए बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं सॉइल के अंदर, जो नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के कंपाउंड को बदलते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड यानी ऐसा तो नहीं ना हम नाइट्रोजन को गैस के रूप में ले रहे हैं, नहीं, नाइट्रोजन को हमें प्रोटीन के रूप में लेना है, हमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में लेना है। तो ये कौन कन्वर्ट करके देगा, कौन बना के देगा हमें? तो ये बना के देते हैं हमें बैक्टीरिया लोग, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करेंगे, वो इन कंपाउंड्स को हमसे यूटिलाइज करवाएंगे, ज़्यादातर प्लांट से। प्लांट्स के अंदर सॉइल, प्लांट जिस सॉइल में मिले रहते हैं उसी सॉइल के अंदर ये रूट के साथ जुड़ जाते हैं और नाइट्रोजन को उनके सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो लाइटनिंग से या तो तुम्हारा नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है, या तो फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो गैस खाकर ऐसा बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में उसको बदल देते हैं और वो कंपाउंड जाके सॉइल में मिल जाता है। फिर उसके बाद ये जो सॉइल में आया कंपाउंड, इस कंपाउंड को ये प्लांट के द्वारा लिया जाता है। अब जब प्लांट लेंगे तो एनिमल भी खाएंगे, एनिमल खाएंगे तो प्लांट का प्रोटीन एनिमल के अंदर चला जाएगा, और जब एनिमल के अंदर चला जाएगा तो ये जो नाइट्रोजनस एक्सक्रेशन है, या फिर जब इन एनिमल्स, इन प्लांट्स की जब डेथ होगी, जब क्या होगी, डेथ होगी, या तो फिर वो एक्सक्रेशन करेंगे, एक्सक्रेशन यानी बायो ब्रेक्स लेंगे, तो उस समय नाइट्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस इसके अंदर से हट जाएगा। अब नाइट्रोजन गैस जो है वो दोबारा चेंज होगा बैक्टीरिया के द्वारा, कोई बैक्टीरिया आएंगे उस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे। अब ऐसे ही ये जो नाइट्रोजन गैस है
ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। ये नहीं कि हमसे प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं तो जमीन के अंदर भी वो नाइट्रोजन कंपाउंड आ रहे हैं और वही कंपाउंड जाके बैक्टीरिया गैसियस फॉर्म में छोड़ रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाके वापस मिल जा रहा है और जो 78% नाइट्रोजन को कांस्टेंट बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जब डाई होते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है या फिर नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होता है ये सब बन जाते हैं, प्लांट्स दोबारा यूज़ कर लेते हैं, या तो फिर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। और रिजल्ट आता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है उसका परसेंटेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ही रहता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है।